दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद आप सभी का खैर मकदम है इस डिबेट में। दुनिया टुडे देख रहे हैं आप। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज के मौजू के बारे में आपको कुछ बता देते हैं। ब्रिक्स समिट खत्म हो चुकी है। 6 नए देशों को जोड़ने का फैसला किया गया है। 6 में से 4 इस्लामिक देश हैं, कुछ के पास माल है, कुछ के पास ताकत है। इसके अलावा ब्रिक्स में ये फैसला लिया गया है कि एक नया बैंक बनाया जाएगा जो आईएमएफ की तर्ज पर होगा, जो सस्ते ब्याज पर विकासशील देशों को कर्ज देगा। इसके अलावा डॉलर के बरक्स भी अब ब्रिक्स देश जो एक नई करेंसी लाने पर विचार कर रहे हैं, यानी डॉलर को कहीं ना कहीं मजबूत करने कमजोर करने की कोशिश हो रही है। इसके नताइज क्या होंगे और इन जो नए देशों को ऐड किया जा रहा है ब्रिक्स में, इन सब की अहमियत क्या है और जरूरत क्या थी। इसके अलावा जो पहले से देश मौजूद थे ब्रिक्स में, उनकी स्थिति अब क्या हो जाएगी। पहले तो 5 लोग कुर्सी पर बैठते थे, अब 10-11 बैठेंगे। 10-11 की बात सुनी जाएगी, 10-11 अपने अपने सुझाव भी देंगे। भारत की स्थिति इसमें क्या होगी, उसको लेकर डॉक्टर प्रमोद पावा हमारे साथ मौजूद है। विदेश मामलों के जानकार हैं, बड़ी बारीक पकड़ रहती है इनकी, और हर वक्त ये उस तरीके से खबर को आपको पेश करेंगे जैसे भारत में बहुत ही कम लोग पेश करते हैं। इनका नजरिया थोड़ा अलग किस्म का है। पावा साहब, स्वागत है। ब्रिक्स की समिट हो गई। शुक्रिया जी। ब्रिक्स की समिट हो गई, किसने क्या पाया, क्या लग रहा है, कौन कहां पहुंचा, किस स्थिति में अब दिखाई दे रहा है? अब अगर सही मायने में कहा जाए तो चीन ने सब कुछ प्राप्त कर लिया और हम शायद बहुत पीछे रह गए। अभी एक फोटो भी वायरल हो रही थी जिसमें मोदी जी को पीछे खड़े हुए सिर्फ उनका आधा ही चेहरा नजर आ रहा था। तो अगर इंडिकेशन समझें तो लगता है शायद हमारी कूटनीति यहाँ आकर फेल हो गई है और हम असफल हो गए हैं। बाकी अपने गाल बजाने और अपना ढोल बजा के खुश होने के लिए तो कोई रोक नहीं है, सबको करना चाहिए, पर होता तो वो है जो दिखाई दे और जो सामने नजर आए। एक पेशावर की कहावत है कि जब आदमी तेजी से मोटरसाइकिल पर जा रहा होता है तो दुकानदार कहता है, आजा बेटा चाय तो पी के जा, कहवा तो पी के जा। वो कहता है, भाई चाचा मंगाएगा तो पियेंगे ना। तो वो लोग भी चलते हुए को पूछते हैं। तो ऐसे चलते हुए में हम खुश होते रहे कि हमने तुझे चाय पूछी थी, उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसी चाय का तो सिर्फ वो चाय चाय वाली बात है। ट्रेन में बैठ के आप बात प्लेटफॉर्म पे सुनते रहे। आप जो है वो सांकेतिक भाषाओं को, बॉडी लैंग्वेजेस को, कौन कहां पर खड़ा है, पोजीशन को बड़ी बारीकी समझते हैं। मैं छोटे में समझना चाहता हूँ, फोटो में कोई आगे पीछे हो भी जाए तो मसला क्या होता है? सर, डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा इसकी अहमियत होती है। और हमारे जितने भी राजनेता जाते हैं, अगर वो सही मायने में नेता हैं और पढ़े लिखे हैं, तो उनको प्रॉपर इस चीज की भी ब्रीफिंग होती है। एक अधिकारी साथ में जाता है जो इसको भी ब्रीफ करता है कि आपने कैसे चलना है, कहाँ खड़े होना है और क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी। तो इन सब बातों का बहुत ख्याल रखा जाता है और यही संकेत देकर इसको आप कह सकते हैं सिफारती थप्पड़, डिप्लोमेटिक स्लैप। अच्छा, मतलब तो ये राजनयिक तमाचे होते हैं कि हम किसी को लेने गए, हमने किसी को कैसे स्वागत किया, हमने उसके सामने रेड कारपेट रखा तो उसके बीच में दूरी रख दी, या जब वो आया तो हम गेट पर खड़े हुए। खबर आई भी थी कि साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट मोदी जी को लेने नहीं पहुंचे, तो वो प्लेन से उतरे नहीं क्योंकि कैबिनेट स्तर का बंदा भेज दिया था। ये चीजें भी आई, मतलब ये जी, अगर मोदी जी अगर उसमें नहीं उतरे या नखरे में रह गए अंदर, तो बिल्कुल सही किया। मैं इस चीज का समर्थन करता हूं उनको। जैसे ब्याह शादी में हमारे यहाँ फूफा नाराज हो जाते हैं ना, तो ऐसे उनको फूफा और प्रधानमंत्री में पावा साहब, प्रधानमंत्री हमारे देश का वजीर आजम है, उन्होंने बिल्कुल सही किया। सर मैं उनका समर्थन करता हूं, उनको ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन मैं उनकी तनकीद करता हूं ये बात प्रधानमंत्री जी को। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कदम उठाया, लेकिन उनकी तनकीद करता हूं। कम से कम 4 अफसर सस्पेंड होने चाहिए जो इस सब का अरेंजमेंट देख रहे थे। उनको पहले से डिसाइड करना था इस सब प्रोटोकॉल कि कौन आएगा और कैसे आएगा। तो उनकी गलती है। हमारे वहां जो एम्बेसी के अधिकारी हैं उन लोगों की बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, अच्छा हम चलिए वापस आ जाते हैं। ये किसने क्या पाया वो चीज एक सवाल पूछेंगे, लेकिन ये जो इथोपिया और अर्जेंटीना को
रखा गया है, विस्तारवाद जो हो रहा है अब ब्रिक्स का, इथियोपिया को रखने का मकसद क्या है? मतलब इथियोपिया उतना ना ताकतवर है, ना पैसे वाला है। इसकी अहमियत क्यों है? अब ब्रिक्स में इसको क्यों लिया गया है? इसके ऊपर ज़रा कुछ रोशनी डालें। नहीं, अगर अगर पैसे के मद्देनजर से देखें तो अर्जेंटीना सबसे गरीब है। हाँ, देखें, हाँ, अभी हम इसको अब थोड़ा सा संजीदगी से बात करते हैं। जी, जब जंगे अजीम दोयम हुई थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो उसके जी, बाद पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया गया था और बायपोलर बायपोलर हमारी जो है पूरी दुनिया हो गई थी। एक तरफ रूस के, सोवियत संघ के उसमें नेतृत्व में कम्युनिस्ट कंट्रीज थी और एक तरफ वेस्टर्न नेतृत्व में वेस्टर्न कंट्रीज थी या डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी और ये जी, काफी टाइम तक चला। 1991 में जब सोवियत संघ टूट गया तो उसके जी, बाद ये बायपोलर से सिंगल पोलर हो गया और तमाम ताकतें घूम फिर कर अमेरिका के हाथ में आ गई। वेस्ट में चली गई, जी, मैं आपको एक चीज और याद कराना चाहता हूं कि अमेरिका भी ब्रिटेन के कंट्रोल से चलता था अगर जियो ठीक, पॉलिटिक्स में देखें तो। लेकिन जब मार्गारेट थैचर थी तो आपको याद हो कि अमेरिकन राष्ट्रपति आए थे और एक समझौता हुआ था जिसके बाद मार्गारेट थैचर रोने लगी थी। उसकी वजह जी, ये थी कि ब्रिटेन की पावर्स भी अमेरिका ने अपने अंदर ले ली थी। तो कुल मिला के ब्रिटेन का एक 4 उंगलियों का पंजा था जिसमें जापान उसका फाइनेंशियल हब था, इजराइल उसका टेक्निकल हब था, अमेरिका उसका मिलिट्री सैनिक अब, और मिलिट्री हब था और उन सब पर बैंकिंग, फाइनेंस और कंट्रोल जो है वो ब्रिटेन का था। वो ब्रिटेन का लेकिन था, वो IMF धीरे के धीरे थ्रू। वो धीरे धीरे अमेरिका ने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब अमेरिका की सिंगल पोलर हो गई। तो आज जिन हालात में हम खड़े हैं इसको हालांकि डिक्लेयर नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि ये जंगे अजीम स्वयं है। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर के फेस में हम चल रहे हैं। फिर मैं आपकी जैसे बात को ये फिर वही सवाल ले आता हूँ, फिर इथियोपिया इस जंग अजीम में कहाँ फिट हो रहा है? जी हाँ, मैं बता रहा हूँ ना सर, वहीं आ रहा हूँ। तो जैसे जी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तीर तलवार भाले के साथ बंदूक थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर में बंदूकें थी लेकिन वो सिंगल फायर बंदूकें थी। ठीक है, आज बम बंदूकों से बहुत आगे हम छठी और सातवीं जनरेशन की वार में चल रहे हैं। इस वार में पैसा है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, साइबर है, डाटा है और ताकतें हैं। चूंकि अभी तक अमेरिका या यूरोप जितने भी पैसे वाले थे वो क्या थे, कोई उनके यहाँ अपने यहाँ तो कुछ बनता नहीं है, सब कुछ इंपोर्ट होता है। आप ब्रिटेन में जाएं, कनाडा में जाएं, अमेरिका में जाएं तो वहां के स्टोर्स में आपको मेड इन चाइना, मेड इन बांग्लादेश, आज से पहले मेड इन इंडिया भी बहुत होता था, अब नहीं होता है, मेड इन वियतनाम प्रोडक्ट बनेंगे। जी, तो ये यहाँ से हम गरीबों से वो मजदूरी करा के अपने यहाँ लेते थे। अफ्रीका से वो नेचुरल रिसोर्सेज निकालते थे, महंगे महंगे खनिज निकालते थे और उसके ब्याह पर वो वहां की जमीन, वहां की जो आवाम थी वो गरीब थी, वहां की जनता गरीब थी लेकिन वहां के तानाशाह बहुत पैसे वाले और सारी लग्जरी एंजॉय करते थे। अब चाइना की अपनी फिलॉसफी है वो चेंज हो रही है और आने वाले टाइम में अगर वर्ल्ड पावर्स या वर्ल्ड की फाइनेंस कहीं सेंट्रलाइज होने वाली है आज से 25-50 साल बाद, तो वो या तो एशिया होगा या अफ्रीका होगा। तो आप इसीलिए ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड पावर जो शिफ्ट होगा उसको मद्देनजर रखते हुए एक लॉन्ग प्लानिंग के तहत इथियोपिया को साथ लाया गया है, क्योंकि उसकी जियोलॉजिकल जो स्टेटस है और जो सामरिक दृष्टि से देखें तो दोनों एतबार से बड़ा फिट बैठता है चाइना के सांचे में। और हाँ सर, इथियोपिया के साथ नाइजीरिया है, नाइजर है, जिबूती है, जिबूती के अंदर और वो तो सेंटर है। तो अगर इथियोपिया को उन्होंने लिया है तो एक तरीके से उन्होंने इथियोपिया को अपना साइकोलॉजिकल गुलाम बना लिया। तो चाइना आने वाले वक्त में पूरे अफ्रीका के ऊपर कंट्रोल करने में, काबिज रहने में कामयाब रहेगा।
ठीक है। इस जो समिट है और जो अब विस्तार हो रहा है, पहले देखिए परसों तक मैं खबर पढ़ रहा था कि ब्राज़ील और इंडिया जो है इसका विस्तार होने के मुखालिफ हैं, खिलाफ हैं। लेकिन चाइना ने ये कह दिया था होकर रहेगा। अब फिर जब ये कल हो गया कि 6 नए देश जुड़ेंगे ब्रिक्स में अब, तो ये लिखा गया कि जी इधर हमारे साहब का मास्टर स्ट्रोक है और ऐसे चिट कर दिया और नए नए देशों पर सहमति दे दी। मतलब इसमें समझ नहीं आ रहा, जब नहीं कर रहे थे तब भी मतलब ठीक है वो जाए। लेकिन अब 6 नए देशों के आने के बाद, विस्तार होने के बाद भारत की स्थिति क्या होगी ब्रिक्स में? भारत का भविष्य क्या होगा? सर एक कहावत है हमारे यहाँ की, बुढ़िया मरे का गम नहीं है, यमराज ने रास्ता देख लिया। तो अगर आज छह कंट्रीज आई हैं, तो आप यकीन करें आने वाले वक्त में 40 कंट्री भी आएंगी। 23 तो उसमें अप्लाई कर चुके हैं और अच्छा, शायद बहुत जल्दी अगले ही समिट में जो जिसकी प्रेसिडेंसी रूस के पास है, उसमें पाकिस्तान को भी लिया जा सकता है। मैं ये कह रहा था, पावर साहब का बीच में सिग्नल आउट हो गया था। पावर साहब हमारे साथ दोबारा जुड़े हुए हैं। सर वो चीन और पाकिस्तान की आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान भी G20 में, माफ कीजिएगा, इसमें ब्रिक्स में आ सकता है। जी मैं माजरत चाहता हूं कि आपको डिस्टरबेंस हुई। देखिए सर, चीन का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान उसका कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि चीन पाकिस्तान को अपने साथ ना ले, क्योंकि पाकिस्तान के जितने सियासतदान हैं या जो वहां की ब्यूरोक्रेसी है, वो लोग इतने धूर्त हैं। कहीं ना कहीं उनके डीएनए में टर्किश ब्लड भी है, ईरानियन ब्लड भी है, और मैं तो मानता हूं कि जो ओरिजिनल मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए। तो वो लोग इतने तेज हैं, वो अमेरिका, रूस, चीन सबसे फायदा उठा लेंगे। हम चूंकि कहीं ना कहीं पिछले 8 सालों में फैनेटिक होते जा रहे हैं, धर्मांध होते जा रहे हैं। हमें विज्ञान से ज्यादा जो है घंटे, घड़ियाल और ध्वज चाहिए, तलवारें चाहिए, जुलूस चाहिए, तो हम पीछे हटते चले जाएंगे। डिप्लोमेसी दिमाग से चलती है, दिलों से नहीं चलती। मैं आपको लाख जफिया ब्रिक्स के मजबूत देशों ने नाटो जैसा भी कोई संगठन बना लिया, तो नाटो की तरह मुआहदा तो ये होता है कि एक देश पर हमला हुआ तो दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। इसमें तो 3 देश ऐसे हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हमेशा तैयार रहते हैं जंग को, भारत, चाइना और पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान भी आ गया तो फिर वो कैसे होगा ये सब? नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है सर, ऐसा भी तो हो सकता है इसमें टर्की भी आ जाए। और अगर टर्की भी आ गया तो टर्की तो खुद नाटो का अहम मेंबर है, और उम्मीद है आज नहीं तो कल टर्की आएगा। अभी तक तो सऊदी अरब, यूएई और इजिप्ट में ये तो अमेरिका के खास इनकी वहां से दोस्ताने रहे हैं, उसके खास अलायंस रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब खुद डी डॉलराइजेशन के लिए धीरे धीरे इमदाद कर रहा है, साथ चल रहा है। तो सर डिप्लोमेसी में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सबके अपने मफाद होते हैं। और अगर इनके पास असल में फंड बहुत है, सऊदी अरब और यूएई के पास, और ये जो इधर देश है हमारे, इन लोगों को पैसा बहुत चाहिए, विकासशील देशों को। चाइना को अगर अलग भी रख दें, भारत है, ब्राजील है, और इसलिए माना जाता है कि यूएई और सऊदी अरब जैसे लालाओं को लाना बहुत जरूरी है। सर पैसा अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो कोई खैरात नहीं करते। हाँ। वो उसमें भी उनके अपने मफाद होते हैं। मैं टोक रहा हूँ, इसमें एक और ऐड कर दूं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है। इन देशों के, इस्लामिक देशों के आने से उसको भी जोड़कर जरा आप बताइएगा उसका क्या असर रहेगा और उस हिसाब से क्या जरूरत है। देखें, बड़ी अच्छी बात है कि अगर हम कौमियत के और मजहब के हिसाब से देखें तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान में रहती है, भारत में रहती है। और अगर हम अहले हिंदुस्तान को जोड़ लें तो शायद दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी अनडिवाइडेड भारत, अनडिवाइडेड इंडिया में अहले हिंदुस्तान में रहती है। लेकिन अगर आप भारत से बाहर जाएं, आप तो खुद दुबई में रह चुके हैं, सऊदीया में रह चुके हैं, तो आपको एहसास होगा कि हमारे मुसलमानों को वो लोग मुसलमान भी नहीं कहते, वो हिंदी कहते हैं, या अगर उसको बहुत बड़ी गुस्ताखी, ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो हमें बोलते हैं कि ये तो मिस्कीन है।
ये बराबर का मुसलमान नहीं। तो उनके पास पैसा ज्यादा है इसलिए। सिर्फ पैसा नहीं होता सर, हमारी अपनी कौम के पास कमजोरी ज्यादा है। हम इसको ऐसे देखें, हम दूसरे के ऊपर एक उंगली नहीं उठाते, हम 4 उंगली अपनी तरफ जो उठी हुई है उसे देखते हैं। अगर आप माइनॉरिटीज मानते हैं मुसलमान है, तो माइनॉरिटीज तो हमारे सिख भी हैं, लेकिन पूरी दुनिया में उनका परचम बुलंद है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में पीछे होने की वजह से या और वजूहात की वजह से हम मिस्कीन हैं। अगर हम मिस्कीन से आगे उठेंगे तो इंशाल्लाह वो भी अजान पुकारेंगे जो आज। नहीं, इससे ये भी लगता है कि इतनी बड़ी आबादी की वजह से अगर ये देश आते हैं तो ये हमारे यहाँ इन्वेस्ट भी करेंगे, पैसा भी चाहिए, और वो इसी भरोसे पे भी करेंगे। नहीं सर, इस भरोसे पे वो नहीं करेंगे। अगर वो करते भी होंगे तो इस वजह से नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ मुसलमान हैं और हिंदू हैं। अगर नूह मणिपुर और इस तरीके के वाकयात होते रहे तो आपके यहाँ कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। मुझे इससे क्या लेना कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, मुझे तो मेरे पैसे से मतलब है। पैसे से मतलब, मुनाफे से मुझे मतलब तो दो छोटी बातें फील नहीं करें। दो छोटे सवाल रह गए आखिर में। एक तो ये, आईएमएफ के सामने नेशनल डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी लाने की बात, डॉलर के बरक्स एक संयुक्त करेंसी लाने की बात जो ब्रिक्स देशों की होगी, आपस में व्यापार इससे होगा। आप डॉलर को कमजोर कर देंगे, आप आईएमएफ को कमजोर कर देंगे। जो लोग इन्हें चलाकर दुनिया को अपनी बपौती समझ रहे थे, क्या वो खामोश बैठे रहेंगे या कुछ साजिशें करेंगे? आज से 1400 साल पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, किसी हदीस में पढ़ा था हमने, कि एक वक्त फिर दोबारा फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब करेंसी सोना और चांदी में चली जाएगी। तो पिछले साल 6 महीने पहले, 4 महीने पहले तक ये बहुत जिक्र था, सभी पूरी इंटरनेशनल मीडिया में जिक्र था कि ब्रिक्स एक अपनी करेंसी लेकर आने वाला है जो डॉलर के सामने खड़ी होगी। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है कि आने वाले कम से कम 10-15 साल तक ऐसी कोई करेंसी नहीं आएगी जिसको आप डॉलर की तरह इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी मान लो। हाँ, इसका एक रास्ता निकाला है और एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला है। आप अपनी लोकल करेंसी में हमसे डील कीजिए, लेकिन आपकी लोकल करेंसी की वैल्यूएशन डॉलर के बेस पर नहीं होगी। आज मैं आपको रुपया देता हूं दुबई में, तो आप मेरी रुपए की कीमत 82 रुपए के बदले $1 के हिसाब से निकालते हैं। आने वाले वक्त में एक ऐसा वक्त आएगा कि मेरे रुपए की कीमत उतने ग्राम, उतने औंस गोल्ड के बराबर से मानी जाएगी। अगर आज गोल्ड 1000 रुपए का 1 ग्राम है, तो मेरे 1000 रुपए 1 ग्राम गोल्ड के बराबर माने जाएंगे, और इसी कंडीशन पर हमारी और आपकी डील होगी। तो हमारी करेंसी की वैल्यू गोल्ड पर बेस्ड होगी, फिर हम चाहे रुपया दें, चाहे दिनार दें या टका दें, अल्टीमेटली उसके पीछे गोल्ड रहेगा। पवार साहब, आखिरी सवाल यह, आपने शुरुआत में ही वाजे कर दिया कि इस पूरे ब्रिक्स सम्मेलन में, जैसा कि उम्मीद थी, चीन हावी रहा, उसने जो चाहा मनवा लिया, ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर मैं रूस को लाना चाहता हूं। रूस की स्थिति क्या होगी और वेस्टर्न पावर पर इसका असर क्या होगा? रूस की स्थिति क्या होगी अब ब्रिक्स में? देखिए सर, हर कौम की अपनी एक तहजीब होती है, हर अपनी एक संस्कृति होती है, एक सोच होती है। चीन 100 साल तक ह्यूमिलेशन में रहा, उसके ऊपर जापान का कब्जा था, और वो लोग इस तरीके से उसको ह्यूमिलेट करते थे कि अगर कमांडर का मन आया आज 100 आदमियों की मुझे लाशें देखनी है, तो उसने 100 चीनियों को खड़ा किया और कत्ल कर दिया। मंगोल ने हमेशा वहां पर आक्रमण किए। चीन कभी युद्ध में इंटरेस्टेड नहीं होता और किसी वारफेयर में नहीं जाता। वो बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, नो डाउट, लेकिन वो अपनी मिलिट्री के दम पर, आपने देखा होगा, चीन ने आज तक कहीं भी कब्जा नहीं किया हमारे हिंदुस्तान को छोड़ दे तो। क्योंकि वो क्लेम करता है इस एरिया को, तो इसलिए हम डिस्प्यूटेड कह सकते हैं। लेकिन अगर वो चाहता तो श्रीलंका पर कब्जा कर सकता था, इवन वो अपने ही हिस्से ताइवान पर को काबिज नहीं कर पाया। ये उनकी संस्कृति है।
दूसरा वो लोग बहुत धीरे धीरे चलते हैं, बहुत सब्र से अच्छा। काम करने वाले हैं। शायद इसीलिए अल्लाह उनके साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है, हालांकि वो नहीं जी। मानते। हाँ वो तो हाँ, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि चीन और रूस कभी अलग होंगे। हाँ, ये मान सकते हैं कि चीन का रूस एक मिलिट्री अड्डा है, या उन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया है कि फाइनेंस फैक्ट आप देखें, कंज्यूमर गुड्स आप देखें, पंसारी की दुकान तू चला और लाठी डंडा मैं बेचूंगा। रूस कोई कंज्यूमर गुड्स नहीं बनाता, वो हथियार बनाता है। नहीं, ये रूस के तेल पास या हथियार है। तेल ये जो है, गल्फ वाले, गैस ये जो है। हाँ, ये मुस्लिम ममालिक जो हथियार खरीदते हैं अमेरिका से, आपको लगता है वो कहेंगे अब हम लोग जो है एक मंडली के साथी हैं, तो थोड़ा अब ये माल जो है हमसे ज्यादा खरीदना शुरू करो? शायद आने वाले टाइम में हथियारों की खरीद कम हो जाएगी, या जो हथियार बिकेंगे और आएंगे वो ऐसी जनरेशन के आएंगे जो अभी अमेरिका में नहीं आ रहे हैं। फिर अमेरिका के साथ एक ड्रॉबैक है कि वो अपनी टेक्निक किसी को नहीं देता। रूस अपने हथियार बेचने के साथ उसकी टेक्निक भी तकनीक देता भी है। देता है। जैसे हमारे यहाँ ब्रह्मोस बनाई है उन्होंने, क्लाशनिकोव बना हम्म, रहे हैं। तो हम्म, हो सकता है आने वाले टाइम में अरेबियन कंट्रीज हैं, या जो तेल वाले खलीजी ममालिक हैं, वो रूस के साथ अपनी साझेदारी बढ़ा लें। ठीक है, वन उनके वर्ड अंदर आंसर। जी उनके जी अंदर सेवन एक जी, G7 कमजोर होगा ब्रिक्स से के मजबूत होने से? वन वर्ड बताएं। आप G7 की तो गुस्ल कराने की तैयारियां कर ली। चलिए बाबा साहब, आप इसी तरीके अंदाज के लिए जाने जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा साहब ने हमारे साथ जो है शिरकत की इस शुक्रिया, डिबेट में। थैंक यू सर। और पता चला कि ब्रिक्स से किसने क्या पाया, किसने क्या हासिल किया, कौन कहाँ था और अब कहाँ पहुंच गया है। किस तरीके से ताकतें जो हैं दुनिया की एक दूसरे के साथ आकर भी क्या कमजोर हो रही हैं या और ताकतवर हो रही हैं। इस डिबेट से शायद आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। इजाजत दीजिए, शुक्रिया, सलामत रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू।